से मुकाबला करने के लिए एशिया के और करीब आ गया है नाटो। अमेरिका में 38 देश इकट्ठा हुए हैं, तो वहीं अजीत डोभाल से अब कहा है वांग यी ने कि हम साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जानेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप की इकोनॉमी में हाहाकार आया हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है क्या हाल है जीडीपी का। सबसे पहले स्क्रीन पर यूरोप का देखिए 1%, ईस्टर्न यूरोप 1.6, वेस्टर्न यूरोप 0.7, यूरोपीय यूनियन 0.7, यूरो एरिया 0.7। इनकी हालत नॉर्थ मैकेडोनिया, ग्रीस, क्रोएशिया, आयरलैंड, अल्बानिया, माल्टा, तुर्की वगैरह से भी बहुत बुरी स्थिति में है। यूरोप की स्थिति इस वक्त बहुत ही खराब चल रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूरोप की इकोनॉमी पे चारों तरफ से हमला हो रहा है और यूरोप अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है। जहाँ एक तरफ उनके अपने ही देश में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में चाइना भी एक बहुत बड़ा किरदार बनकर उभरा है। जिस तरीके से BYD और अपनी इलेक्ट्रिक कंपनियां यहाँ पर आ रहा है, ये जर्मनी के अपने कार मेकर्स को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी कई सारी चीजें हो रही हैं। ब्राजील से लेकर भारत तक इन्होंने चाइना के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है, पर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यूरोप में अभी तक पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगी है और चाइना का जो ये सब कुछ चल रहा है, इसका असर यूरोपियन इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है, जहाँ पहले से ही गैस और तेल के दाम बढ़े हुए हैं। ये चीजें दिखला रही है कि यूरोप की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और इस झटके का असर यूरोप की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ये कई सारी ग्रीन इंडस्ट्री को शुरू करें, लेकिन वो इंडस्ट्री भी अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पा रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो अपने 4 हिंद प्रशांत साझेदारों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए तैयार है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए और यूक्रेन युद्ध के तीसरे वर्ष में प्रवेश पर अमेरिका ने नाटो को और सशक्त बनाने के लिए एशियाई देशों को प्रमुखता दी। इनमें न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो लगातार तीसरे वर्ष नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के साथ वो रिश्ते बढ़ा रहे हैं। यूरोप और पश्चिमी गोलार्ध से परे गठबंधन की बढ़ती रुचि से चिंतित चीन शिखर सम्मेलन पर करीब से नजर रख रहा है। व्हाइट हाउस ने शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कहा है कि अमेरिका नाटो गठबंधन और विश्व भर के मित्र देशों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें विशेष रूप से वे देश शामिल हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि राष्ट्रपति जानते हैं कि हम सभी के सामने मौजूद वैश्विक खतरे और चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो चीन से मुकाबले को गठबंधन प्राथमिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने हमारे नाटो सहयोगियों को भी आपसी रक्षा में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। किर्बी ने कहा कि 75 सालों से नाटो इतिहास का सबसे मजबूत और रक्षात्मक गठबंधन है और गत 3 सालों से ये पहले कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा है। पहले नाटो शिखर सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए 38 अलग अलग देशों के नेता अमेरिका में इकट्ठा हुए हैं। यूक्रेन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य सहित सभी नाटो सहयोगियों के साथ नाटो साझेदारों के नेता भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक नाटो देश इस सप्ताह आधिकारिक तौर पर स्वीडन का भी स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति कन्वेंशन सेंटर में गठबंधन के 32 सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। बीजिंग लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामकता बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में भारत को अमेरिका सबसे अहम देश मानता है और उसे चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। यही कारण है कि क्वाड गठबंधन और I2U2 जैसे गठबंधनों में भारत की भूमिका सबसे प्रमुख रखी गई है। अमेरिका ने नाटो बैठक को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जियान ने अमेरिका पर अपनी सीमा का उल्लंघन करने, जनादेश का विस्तार करने और अपने रक्षा क्षेत्र से परे पहुंचने और टकराव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया संगठन पॉलिटिको ने कहा है कि कनाडा
नाटो सैन्य गठबंधन में सबसे कम योगदान देने वाला देश बन गया है, वो घरेलू सैन्य खर्च लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रहा है और इस चीज को भी देखना जरूरी है। और इन सब के बीच में एक खबर आ रही है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दूसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बधाई भेजा है। वहीं भारत चीन सीमा मुद्दे के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में अजीत डोभाल की फिर से नियुक्ति पर वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत के बीच ऐसे संबंध है जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे हैं, जिनका वैश्विक महत्व बढ़ रहा है। वांग यी चीनी विदेश मंत्री के साथ साथ भारत चीन सीमा वार्ता तंत्र के चीन के विशेष प्रतिनिधियों और CPC केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। अपने बधाई संदेश में वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों के बीच संबंध द्विपक्षीय दायरे से परे है और इनका वैश्विक महत्व तेजी से बढ़ रहा है। वांग यी ने कहा कि मैं दोनों देशों के नेताओं की तरफ से पहुंची महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, प्रासंगिक सीमा मुद्दों को ठीक से संभालने और सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने के लिए अजीत डोभाल के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का ये संदेश कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन में शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी हाल ही हुई बैठक के बाद आया है। भारत में हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के गठन के बाद यह भारतीय और चीनी अधिकारियों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। आपको बता दें, भारत चीन सीमा के 3488 किलोमीटर लंबे जटिल विवाद को व्यापक रूप से सुलझाने के लिए 2003 में गठित विशेष प्रतिनिधि तंत्र का नेतृत्व भारत के NSA और चीनी विदेश मंत्री करते हैं, जिसकी कुल 19वीं बैठकें हो चुकी है। लेकिन विश्लेषकों के अनुसार ये बहुत ही आशाजनक द्विपक्षीय तंत्र नहीं बन पाया है। हालांकि यह दोनों देशों के बीच बार बार होने वाले तनाव को दूर करने में बहुत उपयोगी और सुविधाजनक तंत्र था। 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार को छोड़कर संबंध नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये गतिरोध गलवान के पास पेंगोंग त्सो क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ है। मई 2020 की झड़पों के बाद से दोनों पक्षों ने गतिरोध को हल करने के लिए अब तक कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की वार्ता की है। अब जल्द ही 22वें बैठक होने वाली है। चीनी सेना के अनुसार दोनों पक्ष अब तक पूर्वी लद्दाख में 4 बिंदुओं अर्थात गलवान घाटी, पेंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग और जियानन दवान से पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये चाइना की क्षणिक तैयारी है या सचमुच में चाइना ऐसा करने जा रहा है। इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है क्योंकि कहीं इस चक्कर में तो चाइना ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिस तरीके से नाटो में देखा जा रहा है कि नाटो में बदलाव आ रहे हैं। इस वजह से नाटो अब हिंद प्रशांत क्षेत्र के पास आ रहा है और ये चीज कहीं ऐसा तो नहीं है जो टेंशन में डाल रहा है चाइना को। फिलहाल के लिए चाइना ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ भारत के साथ मिलकर चला जाए। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।